नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी संस्था के बारे में जो भारत में महिलाओं के अधिकारों की पहरेदार है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू। तो आज हम समझेंगे कि ये आयोग कैसे बना, इसकी बनावट कैसी है, इसके काम क्या हैं और इसकी शक्तियां क्या हैं। चलिए इस पूरे टॉपिक का एक बढ़िया सा रिवीजन करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके इतिहास को खंगालेंगे, फिर देखेंगे कि ये बना कैसे, इसकी पूरी टाइमलाइन क्या थी। इसके बाद हम इसकी संरचना और सेवा शर्तों को समझेंगे। फिर आएंगे सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके काम और इसकी शक्तियां क्या हैं। हम उन प्रमुख अध्यक्षों को भी जानेंगे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, और आखिर में कुछ सवालों के साथ अपनी समझ को परखेंगे। चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि महिलाओं के लिए एक अलग से राष्ट्रीय स्तर का आयोग बनाना पड़ा। आइए इसके पीछे की वजह और इसके इतिहास को थोड़ा समझते हैं। तो बात है साल 1971 की। उस समय डॉक्टर फुलरेनू गुहा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इसका काम था भारत में महिलाओं की स्थिति का पता लगाना। इस समिति ने 3 साल तक काम किया और 1974 में अपनी रिपोर्ट दी। और जानते हैं उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी सिफारिश क्या थी? यही कि एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनना चाहिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एनसीडब्ल्यू की नींव यहीं से रखी गई थी। अब देखिए, किसी सिफारिश को हकीकत बनने में कई पड़ाव पार करने होते है ना। तो चलिए अब जरा उस सफर पर नजर डालते हैं कि कैसे ये एक विचार पहले कानून बना और फिर एक शक्तिशाली आयोग के रूप में हमारे सामने आया। ये सफर शुरू हुआ मई 1990 में, जब लोकसभा में इससे जुड़ा बिल पेश किया गया। फिर कुछ ही महीनों बाद 30 अगस्त 1990 को इस पर राष्ट्रपति की भी मोहर लग गई। मतलब ये कानून बन गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 31 जनवरी 1992, जब भारत के पहले राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। वाकई ये महिला अधिकारों के लिए एक नई सुबह थी। और ये है वो शानदार टीम जिसने इस नई शुरुआत की बागडोर संभाली थी। जयंती पटनायक जी को पहली अध्यक्ष बनने का गौरव मिला, और उनके साथ थी उमा पिल्लई, मोनिका दास, पद्मा सेठ और गंगा पुटाई जैसी सशक्त महिलाएं, जिन्होंने मिलकर आयोग को शुरुआती आकार दिया। अच्छा, आयोग तो बन गया, पर अब जरा इसकी बनावट को समझते हैं। मतलब इसमें कौन कौन लोग होते हैं, उन्हें कैसे चुना जाता है और वे कितने समय तक काम करते हैं। चलिए इसकी पूरी कानूनी रूपरेखा को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि एनसीडब्ल्यू एक संविधिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब ये है कि इसे संसद ने एक कानून पास करके बनाया है, जो इसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। ये बाल विवाह और दहेज जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। और इसकी सबसे खास बात है स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति। मतलब अगर कहीं महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये किसी की शिकायत का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद ही उस मामले में कार्रवाई शुरू कर सकता है। आयोग को ये सारी ताकत मिलती है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 से। इस कानून में कुल 5 अध्याय हैं, लेकिन हमारे लिए 2 सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक है धारा 3, जो ये बताती है कि आयोग की संरचना कैसी होगी, और दूसरी है धारा 10, जो इसके काम और शक्तियों के बारे में विस्तार से बताती है। तो धारा 3 के हिसाब से आयोग का एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है 1+5+1। मतलब एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। अध्यक्ष वो होती हैं जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हों, और जो सदस्य होते हैं वो कानून, ट्रेड यूनियन, समाज सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। और हाँ, ये भी जरूरी है कि इनमें से कम एक सदस्य एससी या एसटी समुदाय से हो। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो धारा 4 ये कहती है कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा 3 साल का हो सकता है। अगर उन्हें पद छोड़ना हो तो वो अपना इस्तीफा केंद्र सरकार को देते हैं, और उन्हें हटाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास ही होता है। जाहिर है इनके वेतन और भत्ते भी सरकार ही तय करती है। पर हाँ, किसी सदस्य को पद से हटाना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस वजह होनी चाहिए, जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई दिवालिया हो जाए, या किसी अपराध में सजा हो जाए, या फिर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। एक और बड़ी वजह यह है कि अगर कोई सदस्य बिना बताए आयोग की लगातार 3 बैठकों में शामिल न हो। धारा 5 हमें ये बताती है कि आयोग के अंदर काम का बंटवारा कैसे होता है। ये टेबल इसे बहुत आसानी से समझा रही है।
जैसे किसी समिति में कितने सदस्य होंगे, ये पूरा आयोग मिलकर तय करेगा। बैठक कहाँ होगी, ये अध्यक्ष तय करेंगे। और आयोग के सभी आदेशों पर अंतिम मुहर सदस्य सचिव ही लगाते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर ये आयोग करता क्या है, इसकी असली शक्तियां क्या हैं। चलिए अब धारा 10 में गोता लगाते हैं और इसके कामों को एक-एक करके समझते हैं। आयोग का सबसे बड़ा और पहला काम है एक पहरेदार की तरह काम करना। ये देखता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी कानून और संवैधानिक उपाय बने हैं वो ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं। ये हर साल इसकी जांच करता है और सरकार को एक रिपोर्ट सौंपता है। इतना ही नहीं, अगर किसी कानून में बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो ये उसकी सिफारिश भी करता है। और यही है वो शक्ति जो इस आयोग को असल में बहुत ताकतवर बनाती है। ये न सिर्फ उन शिकायतों की जांच कर सकता है जो इसके पास आती हैं, बल्कि अगर इसे मीडिया या किसी भी और सोर्स से पता चलता है कि कहीं महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये खुद ब खुद उस मामले की जांच शुरू कर सकता है। इसी को हम स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो कहते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। आयोग के काम का दायरा बहुत बड़ा है। ये महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करता है, विकास योजनाओं में अपनी सलाह देता है, जेलों और सुधार गृहों में जाकर वहां महिलाओं की स्थिति का जायजा लेता है और अगर जरूरत पड़े तो महिलाओं को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक मदद भी दिलवाता है। धारा 13 ये तय करती है कि आयोग अपनी सालाना रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को देगा, जिसे बाद में संसद या विधानसभा के सामने रखा जाता है। और एक और बहुत जरूरी बात, धारा 15 के तहत आयोग के अध्यक्ष से लेकर हर छोटे बड़े कर्मचारी तक सभी को लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। ये उन्हें अपना काम बिना किसी डर और दबाव के करने की कानूनी सुरक्षा देता है। चलिए अब उन दूरदर्शी महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने समय समय पर इस महत्वपूर्ण संस्था का नेतृत्व किया है और इसे सही दिशा दी है। यहाँ आप पहले 5 अध्यक्षों की सूची देख सकते हैं, जयंती पटनायक जी से लेकर डॉक्टर गिरिजा व्यास तक। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डॉक्टर गिरिजा व्यास 2 बार इस पद पर रहीं, जिसकी वजह से उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। इस सूची में आगे बढ़ते हुए हम 6 से लेकर 10वें अध्यक्ष को देखते हैं। साथ ही इस स्लाइड पर आप आयोग की वर्तमान टीम के बारे में भी जानकारी देख सकते हैं, जो आज भी इस महत्वपूर्ण काम को पूरी लगन से आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है, तो क्या आप तैयार हैं ये परखने के लिए कि आपको कितना याद रहा? चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। यहाँ 5 सवाल हैं। चाहें तो वीडियो को यहीं रोककर इनके जवाब सोचने की कोशिश करें। पहला सवाल, आयोग की संरचना का जिक्र अधिनियम की किस धारा में है? दूसरा, सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है और इसकी कोई 2 मुख्य वजह क्या हैं? तीसरा, स्वतः संज्ञान लेना क्या होता है? चौथा, सबसे लंबे समय तक आयोग की अध्यक्ष कौन रहीं? और 5वां और आखिरी सवाल, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? सोचिए, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको हमारी अगली प्रस्तुति में देंगे। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े और आप सभी का धन्यवाद।